स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी हेमंता बिस्वा शर्मा के राज तिलक की। आज गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी में हेमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह भव्य और शानदार रहा, यानी बीजेपी का पूर्वोत्तर में प्रचंड आरंभ हो चुका है। हेमंता के अलावा 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। विस्तार से होगी बात इस पर। जबकि दूसरी बड़ी खबर केरलम से है, जहां अभी तक कांग्रेस सीएम चेहरे पर मुहर नहीं लगा पा रही। आखिर वजह क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए से जुड़ी हुई है। अब इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। तीनों ही खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। मगर एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। असम में तीसरी बार बड़ी एनडीए सरकार, दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा। भव्य समारोह में राज्यपाल ने दिलाई मुख्यमंत्री के अलावा 4 मंत्रियों को शपथ। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। केरलम में सीएम चेहरे पर बना हुआ है सस्पेंस। कांग्रेस नहीं ले पा रही अंतिम फैसला। मुख्यमंत्री की रेस में 3 नाम शामिल। आज शाम तक मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने की संभावना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच। 7 सदस्यीय टीम ने संभाला मोर्चा। एसआईटी को मिले अहम सबूत। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ महोबा में मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया मामला। और शुक्रवार से 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली दौरे पर होंगे रवाना। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना होगा टारगेट। और पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द मामले की सीबीआई करेगी जांच। 3 मई को हुई थी नीट परीक्षा। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को हुई थी ये परीक्षा। एनटीए ने निरस्त किया 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को। निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की अब सीबीआई व्यापक जांच करेगी, ये भी फैसला लिया गया है। जल्द ही दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी होगा। एनटीए ने कहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगी। दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से नहीं ली जाएगी कोई अतिरिक्त फीस। छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देना होगा। छात्रों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पुराना डेटा ही रहेगा मान्य। जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी एनटीए। अपडेट्स के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें, छात्र ये भी लगातार एनटीए कह रही है। और किसी भी जानकारी के लिए एनटीए ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर छात्र संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 011-407-5900। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 3 मई की नीट परीक्षा रद्द करने के बाद नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। एनटीए ने कहा है कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से भुगतान की गई फीस वापस होगी। परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाएगा और दोबारा परीक्षा के लिए सेंटर नहीं बदले जाएंगे। तो छात्रों को 3 मई 2026 की नीट परीक्षा रद्द करने के साथ किसी तरह की असुविधा ना हो। हालांकि जिन छात्रों ने इतनी बड़ी परीक्षा में हिस्सा लिया है उसको निश्चित तौर पर असुविधा होगी, लेकिन उस असुविधा को कम किया जा सके इसके लिए एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के जो सेंटर्स हैं वो नहीं बदले जाएंगे, कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। इसी के साथ साथ एक नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी छात्रों के लिए दिया है। छात्रों को एक तरह से सख्त हिदायत भी एनटीए ने दी है कि सिर्फ एनटीए की वेबसाइट पर ही जाके देखें और उन्हीं जानकारियों को सही माने।
हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता निशांत सौरभ भी जुड़ गए हैं। निशांत, छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है और इस पूरे मामले को अब सीबीआई को सौंपा गया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। बड़ा सवाल एनटीए के पूरे संचालन पे भी। जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो नीट जैसी जो प्रवेश परीक्षाएं होती है जिसमें छात्रों का काफ़ी भविष्य जुड़ा होता है इससे, और काफ़ी कई सालों की मेहनत छात्रों की होती है नीट प्रवेश परीक्षा के जरिए मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए। और ऐसे में अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो जाहिर तौर पर छात्रों पर इसका असर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इतने साल की जो उनकी मेहनत है और क्योंकि नीट परीक्षा के जरिए देश के तमाम जो प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है वहाँ पर छात्रों का दाखिला होता है, और छात्रों को लगता है कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो उन्होंने जो मेहनत की है इन संस्थानों में दाखिला लेने के लिए, उस पर एक तरह से पानी फिर जाता है, क्योंकि 22 लाख से अधिक छात्र इस साल नीट की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा मानी जाती है नीट यूजी की जो प्रवेश परीक्षा होती है, और क्योंकि देश के तमाम जो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका सपना होता है कि वे मेडिकल पेशा में आए और अपना करियर बनाए। तो ऐसे में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि 3 मई को देश भर में 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें 22 लाख के आसपास छात्र शामिल हुए थे। और 7 मई को ही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके पास ऐसे इनपुट्स मिले थे कि परीक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कुछ, क्योंकि जो राजस्थान से जैसी घटनाएं सामने आई कि कुछ छात्रों को जो गेस क्वेश्चंस दिए गए थे वो हूबहू जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे वो पूरी तरह मैच कर गए। तो ऐसी जो घटना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संज्ञान में आई, उसके बाद एनटीए ने जो जांच एजेंसियां हैं उनको इसकी जांच करने के लिए कहा, और जो राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है एसओजी है वो इसकी जांच कर रही है, अब तक कर रही थी, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, और इसका जो दायरा राजस्थान के अलावा उत्तराखंड और केरल तक भी पहुंच गया था। और क्योंकि ऋतु आपको मालूम है, क्योंकि आजकल का जो डिजिटल युग है, तो ऐसे में जैसे पेपर लीक जैसी घटना अगर कोई सामने आती है तो डिजिटल तरीके से इसका प्रसार होना, व्यापक वर्ग तक इसका पहुंचना काफ़ी मुमकिन है, क्योंकि तमाम जो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से जो प्रश्न पत्र है वो काफ़ी बड़े वर्ग तक छात्रों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में चूँकि अभी जांच चल रही है और आज सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, लेकिन जांच जारी रहने के बावजूद और ये इस बात का भी अंदाज़ा पता लगाना अभी बाकी है कि कितने बड़े पैमाने पर और कितने छात्रों तक इसकी पहुंच थी, ये जो लीक क्वेश्चन पेपर जो हाँ, हुए। क्योंकि निशांत आप सही कह रहे हैं, दूसरी तारीख जरूर आएगी, लेकिन जो नेक्सस था, जिस नेक्सस के तहत इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, अगर उसकी तह तक बिना पहुंचे ही तारीखों का ऐलान होता है तो एक बार फिर कैसे ये तय किया जाएगा कि अब दोबारा ये घटना नहीं होगी। हमारे साथ रविशंकर रवि, एडिटर पूर्वोदय भी मौजूद हैं। रवि जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तारीखें भले ही नहीं आ जाएंगी, नई तारीखें होंगी, लेकिन ये जो घटना हुई है इसका जो पूरा नेक्सस है सीबीआई जांच करेगी, अभी उसमें समय लगेगा। जी, ये बड़ा कष्टदायक होता है। बच्चे जितने काफी मेहनत करते हैं और काफी तैयारी करने के बाद वो एग्जाम देने जाते हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि वो रद्द हो गया है एग्जाम, तो फिर से उनको वो मानसिकता तैयार करनी, उसके लिए मन बनाना, फिर उसके लिए तैयारी करना और फिर परीक्षा देना, ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ा भी पीड़ादायक होता है। तो निश्चित रूप से जिन वजहों की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है देश की एक सक्षम एजेंसी को, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि किसी भी छात्र के लिए फिर से परीक्षा की तैयारी करना बड़ा ही पीड़ादायक होता है। भले ही उनको कोई भुगतान नहीं करना पड़े, नई फीस नहीं देना पड़े और नए सेंटर पर नहीं जाना पड़े, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। और आप बच्चों की मानसिकता के तहत सोचिए कि जो बच्चे बेहतर एग्जाम देकर आए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि बेहतर परिणाम आएगा, आज के दिन उन पर क्या गुजर रही होगी।
रवि जी, इस तरह के बड़े एग्जाम्स जब तैयार होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो फिर कितने चरणों से होके गुजरते हैं? यानी इसको किस तरह से समझा जा सके कि अगर लीक हुआ है तो किस स्तर पे हुआ होगा और कितने बड़े पैमाने पर? डिजिटल युग है, अगर इसका लीक का फायदा अगर बहुत सारे लोग लग सकते हैं, तो मुझे लगता है डिजिटल युग में तो उस पर टैप करना भी बड़ा आसान एक तरह से हो गया, एक हथियार आपके पास है। बिल्कुल, जब पहले वो फिजिकल क्वेश्चन आंसर होते थे और बच्चे उसका आंसर, तो किसी एक सेंटर में अगर लीक भी हो गई तो उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब डिजिटल युग में है, सब कुछ ऑनलाइन है, और अगर एक के पास वो पहुंच गया तो वह लाखों लोगों के पास वो क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है। उससे होता क्या है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो इस तरह का चाल 420 करते हैं, कमजोर विद्यार्थी जिनको वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, वह वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर लगाम लगना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, पूरी जो मिशनरी होती है, एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर सुरक्षित प्रश्न पत्र को लेकर वापस लौटाना, सेंटर तक वापस करना, सब जगह सारे सेंटर से वो पेपर्स को लेना और फिर उसको सुरक्षित वापस भेजना, तो सरकार के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और बच्चों पर तो जो बीतेगी वो तो बीतेगी। जी जी, रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अगली तारीखों का ऐलान हो उससे पहले एनटीए ने एक तरह से छात्रों को आश्वस्त करने के लिए कई तरह के सुविधा की बात की है, जिसमें ना तो दोबारा फीस देनी पड़ेगी, सेंटर्स नहीं बदले जाएंगे, लेकिन बड़ी चुनौती एनटीए के सामने क्या होगी एक बार फिर इस परीक्षा को कराने की? देखिए, एनटीए ने आज जो एक्ट प्रपोज किया है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि जाहिर तौर पर इतने बड़े पैमाने पर दोबारा परीक्षा कराने पर छात्रों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक जिस तरह का एनटीए ने ट्रस्ट एक बिल्डअप किया है पिछले कुछ सालों में, एक विश्वसनीयता को लेकर, अगर ये परीक्षा पूरी तरह रद्द नहीं की जाती तो उस ट्रस्ट मतलब ये जो छात्रों का जो भरोसा है सिस्टम पर, वो भरोसा टूट जाता। क्योंकि एक वाक्य लिखा गया है कि द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द अल्टरनेटिव वुड हैव कॉज्ड ग्रेटर एंड मोर लास्टिंग डैमेज टू दैट ट्रस्ट। मतलब जो ट्रस्ट, जो छात्रों का जो भरोसा कायम हुआ है सिस्टम पर, अगर इस परीक्षा को, जैसा कि जो एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि पहले परीक्षा अगर पेपर लीक होता था तो कुछ खास जहां पर पेपर लीक होता था वहां की परीक्षा रद्द कर दी जाती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है, अब डिजिटल युग है। तो ऐसे में अगर पूरी परीक्षा रद्द करने की बजाय और कुछ वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं तो छात्रों का जो ट्रस्ट है सिस्टम पर, वो भरोसा कायम रख पाना मुश्किल था। तो ऐसे में ये एक दुखद और कष्टप्रद निर्णय लेना पड़ा एनटीए को, लेकिन ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। और अगर कुछ छात्रों को, अगर भले ही वो संख्या हज़ारों में ही हो, अगर कुछ छात्रों को इस लीकेज का, जो सो कॉल्ड लीकेज है, उसका अगर फ़ायदा पहुंचा है, तो ये जाहिर तौर पर जो जेन्युइन छात्र हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत की है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, उनके हितों के साथ एक तरह से समझौता होता। और एनटीए ने और सरकार ने पहले भी, क्योंकि 2024 में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, हालांकि उस समय इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके सीमित दायरे को देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करने से का आदेश देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार भले ये दायरा इसका कितना भी बड़ा हो, कितनी पहुंच हो, ये एक संगठित गिरोह इसके पीछे है या कुछ खास कुछ लोगों का हाथ है इसमें, ये सब चीज़ें जो है वो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जो प्रतिभावान और मेहनती छात्र हैं, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और जो परीक्षा है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने यानी जून के महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र नए सिरे से सेट करने पड़ेंगे, जो परीक्षा केंद्रों का चयन करना पड़ेगा,
वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो इसमें निश्चित तौर पर 1 महीने से अधिक का वक्त तो लगना ही है। लेकिन ये आश्वस्त ज़रूर एनटीए करना चाहेगी कि जो छात्रों का साल बर्बाद ना हो और जो शैक्षणिक सत्र है वो समय पर उसको शुरू किया जा सके। अगर जून में परीक्षा आयोजित की जाती है तो जुलाई में उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और अगस्त में अपने लगभग ये मान के चले नियत समय पर ही उसके छात्रों की काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद सत्र शुरू किया जाएगा। तो एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा छात्रों को पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं है और जिन छात्रों ने पहले से पंजीकरण कराए हैं उनको दोबारा नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इन ड्यू कोर्स यानी आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो एनटीए बिल्कुल अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहा है छात्रों को कि भले ही कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े लेकिन उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि नए सिरे से परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल 2026 नीट की परीक्षा के लीक होने के मामले के सामने आने के बाद एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है। जल्द ही दोबारा परीक्षा होगी और जिस तरह से हमारे साथी संवाददाता बता रहे हैं कि आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये सेंटर्स भी वहीं होंगे और खासकर एक हेल्पलाइन नंबर भी छात्रों के लिए जारी किया है एनटीए ने कि जो भी जानकारी लेनी है उस नंबर से आप लोग लें। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, एक पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए एनटीए ने इतना बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस पूरी जानकारी के लिए इस मामले पर। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे ना ईएमआई भरने के, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और आइए अब बात हेमंता के राज तिलक की। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंता बिस्वा शर्मा के अलावा 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली जिनके नाम है रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नेओग। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। असम की धरती से एनडीए की ताकत इस मंच पर दिखाई दी। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की। गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने असम की इस नई पारी को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश के रूप में पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ 4 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें गठबंधन के साथियों और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। जिन मंत्रियों को हेमंता कैबिनेट में जगह मिली उनमें दुलियाजान से भाजपा विधायक और पार्टी का बड़ा चेहरा रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के विधायक अतुल बोरा, बोडोलैंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीपीएफ के विधायक चरण बोरो और गोलाघाट से भाजपा की वरिष्ठ महिला विधायक अजंता नेओग शामिल हैं। शपथ ग्रहण के मौके पर भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया।
दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। साथ ही तीसरी बार एनडीए की इस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एनडीए की उस ताकत को देखा जा सकता है जहां देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकारें हैं। इस वृहद मंच पे उस ताकत को देखा जा सकता है जो एनडीए गठबंधन साथियों के साथ लगातार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तमाम राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकारें काम कर रही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा अब असम या पूर्वोत्तर तक सीमित नेता नहीं रहे हैं, बल्कि बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हो चुके हैं जिनकी रणनीति और चुनावी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व खुलकर भरोसा करता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने 2026 के असम चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा के चेहरे पर ही लड़ा और इस प्रचंड जीत के साथ, जो कि निर्णायक जीत साबित हुई है, एक लंबे समय में बीजेपी के 82 विधायकों के साथ इस जीत को एक बड़ी जीत के रूप में तब्दील किया। 102 विधायकों के साथ एनडीए की तीसरी बार सरकार के गठन के साथ और दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारे साथ अमरेंद्र जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, एक बड़ा मंच, सिर्फ असम में तीसरी बार एनडीए की सरकार नहीं, दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि ये मंच बताता है कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने परचम को लहराया ही है। अब देश में किस तरह से एनडीए की ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए बढ़ रहा है देश के विकास में। ऋतु, अभी से कुछ दिन पहले ही अभी जो तस्वीर बंगाल की धरती से दिखी, जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, उस मंच पर भी एनडीए की एक ताकत नजर आई और वही ताकत का प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम एनडीए के नेता आज आसाम की धरती पूर्वोत्तर के द्वार गुवाहाटी में जब मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत बिस्व शर्मा शपथ ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, इसके अलावा एनडीए शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, केंद्रीय मंत्री, आसाम के सभी विधायक, और मैं आपको बताऊं कि आसाम के हर इलाके से यहां पर जनता का आना हुआ, या चाहे वो अपर आसाम हो, लोअर आसाम हो, सेंट्रल हो या हिल डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन हो। और आपने देखा कि जिस समय हेमंता की पॉपुलरिटी बताती है, जिस समय उन्होंने बोला कि मैं हेमंत बिस्व शर्मा, एक तमाम लोगों में जो उत्साह था वो ये बताता है कि वो अपने मामा को किस तरह से प्यार करते हैं। और आज वो नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वो सामने देखने को मिला। दूसरी ऋतु, इसमें एक और बात इस शपथ ग्रहण समारोह में कि देखिए जिस तरह से 2026 का जो मैंडेट आया है वो इसलिए भी अहम है कि इसमें एनडीए की 100 नंबर जो है 102 है, जिसमें भाजपा जो है 82 सीटें जीती हैं और इसके अलावा असम गण परिषद एजीपी की 10 सीटें हैं और बोडोलैंड पीपल फ्रंट यानी कि बीपीएफ की 10 सीटें हैं। और देखिए इस मंत्रिमंडल का संतुलन अगर देखें तो और पार्टियों को सीखने की भी नसीहत है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें आपने बताया कि रामेश्वर तेली जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा आसाम में रहे, टी बगान और डिब्रूगढ़ इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दुलियाजान से वो विधायक चुने गए हैं, उनको मंत्री पद की शपथ ली। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चेहरा है जो आसाम की महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है, अजंता नियोग। देखिए अजंता नियोग 5वीं बार इस बार विधायक बन के आई हैं और लंबा अनुभव है। पिछले सरकार में वित्त मंत्री के तौर पे पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे उन्होंने एक अद्भुत काम किया है और वो बीजेपी कोटे से आती हैं। इसके अलावा अगर संतुलन देखें तो अतुल वोरा जो असम गण परिषद से आते हैं और आसाम के कोकाहाट से विधायक हैं, 55,000 की एक लंबी लीड से आए हैं और हर बार, पिछली बार भी मंत्री थे। असम गण परिषद चूंकि अलायंस है
उससे आते हैं तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और एक इंपॉर्टेंट चेहरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, बहुत अच्छा अलायंस इनका रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बोडोलैंड पीपल फ्रंट जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 10 सीटें जीती हैं। और जो चरण बोरो एक बड़ा नाम है और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के बड़े नेता है। तो संतुलन की बात मैं जो कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है, एक असम गण परिषद और एक बोडोलैंड पीपल फ्रंट। यानी कि ये जो आपको मंत्रिमंडल दिख रहा है, ये वो है संतुलन साधने का, क्योंकि चुनाव से पहले भी इनसे अलायंस था। और जैसा कल हेमंता विश्व शर्मा ने एक ट्वीट करके बताया कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो 18 से 19 लोगों का होगा। तो एक बड़ी बात। और जो एजेंडे हैं, कल हेमंता ने मुख्यमंत्री बनने से पहले लोगों मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का संकल्प पत्र है, उसके बाद पहले दिन से उस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहला जो यूसीसी यूनाइटेड सिविल कोड को प्रदेश में लागू करना, उन्होंने कहा कि हमें लागू करना है, यह प्राथमिकता सरकार की होगी। और जो उन्होंने कहा कि चुनाव में भी और पहले सरकार में भी मैंने बोला था घुसपैठ और जो भूमि अधिग्रहण है उसको रोक लगाऊंगा। और उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट ट्वीट किया ऋतु, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2021 से अभी तक आपने झांकी देखी थी, लेकिन इस बार की मेजोरिटी के बाद पूरी तस्वीर सामने होगी। तो ये बताता है कि आसाम कितना आगे बढ़ रहा है, किस तरह के विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो नीतियां हैं किस तरह से हेमंता हाथ पकड़ के ग्राउंड पर जाकर उसको पहुंचा रहे। तो ये पॉपुलरिटी की जीत है, आसाम की जनता ने बहुमत के साथ उनको भेजा है। और अब जो है आसाम की जनता के लिए हेमंता को मुख्यमंत्री के तौर पर करना है, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक पल और प्रधानमंत्री की उपस्थिति कई मायने में बड़ा संदेश दे रही है। जी अमरेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम दोनों की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह को जो इतना वृहद रूप दिया गया, इसके पीछे की क्या रणनीति देखते हैं, क्या मैसेज देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर 2 गठबंधनों के तौर पर भी देखें, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन एक एक करके तमाम राज्यों में विफल होता दिखाई दे रहा है। अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें, गठबंधन वहां सफल नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल की हम बात करें, पूर्व का एक सबसे बड़ा एक तरह से राज्य, वहां पे गठबंधन साथियों में, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव भी पहुंचे चुनाव में, तेजस्वी यादव भी पहुंचे चुनाव में, लेकिन जो असर है वो सबके सामने है। ऐसे ही अगर हम असम की बात करें तो असम में भी एनडीए मुखर रहा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में इतना बड़ा ये जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के पीछे का संकेत क्या है? ऋतु, आपके सवाल 2 तरह से हैं। देखिए, मैं आसाम के उदाहरण से कोट करूंगा। 2016, 2021 और 2026 तीनों में सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन ने, यानी कि कांग्रेस की बात करें तो आसाम में मात्र 19 सीटें जीती, जिसमें 18 जो मुस्लिम विधायक हैं वो चुने गए। दूसरी जो उसके साथ एक पार्टी थी, आसाम राइजोल दल एजीपी, उसने मात्र 3 सीटें जीती। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय रहा इस बार के चुनाव में, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AUDIF, जो एक मजबूत पकड़ रखती थी, मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। ये आसाम की बात कर रहा हूं। या बंगाल की बात करें, कांग्रेस और आसाम में तो यहाँ के जो बड़े नेता, लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई अपनी जोरहाट से सीट हार गए। तो विपक्ष को किस तरह से एक्सेप्टेंस मिलती है, पहला। दूसरा, बंगाल में आप देखिए कितनी ताकत के साथ लड़े, टीएमसी का किला किस तरह से ढाया गया। या आप और स्टेट की बात करें, जहां पे केरल में हमने 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट जीती हैं और 3 में से वो तीनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के बाद पहली बार 3 सीटें। तो एक तरह से जो आपने पहली बात कही कि कहीं ना कहीं एनडीए का वर्चस्व बड़े लेवल पर दिख रहा है। और ये 2029 की हुंकार है, जो लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं और जो विधानसभा चुनाव आने वाले अभी 5 स्टेट में है, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इसके अलावा और जो स्टेट है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की ताकत, एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को एक अपील करती है, उसका एक प्रदर्शन माना जा सकता है। और ऐसे में अब एक बड़ा सवाल विपक्ष के ऊपर ऋतु, कि आखिर क्या वजह है कि वो हर जगह ताश की पत्तों की तरह ढह गए, जहां पर इतने बड़े वादे, आसाम की बात कर रहा हूं मैं, आसाम पूरे
पूरा असम के इलेक्शन में कवर कर रहा था और मैं लोअर असम और मिडिल असम में गया था जहां पे बदरुद्दीन अजमल काफी मजबूत हुआ करते थे, मात्र 2 सीटें, और पिछले चुनाव में 16-17 सीटें। अच्छा, वोट परसेंटेज में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जंप किया है और ये देखिए 3/4 बहुमत से जनता का विश्वास पाना, यानी कि 126 सीटों में से एनडीए की जो नंबर है 102 और भारतीय जनता पार्टी का 82। और अब एक इसमें ऐतिहासिक ये भी आंकड़ा है कि 2016-2021 में भारतीय जनता पार्टी ने नंबर जो है जो बहुमत का 64 वो नहीं पाया है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पे 60 सीटें थी, 2021 में भी 60 सीटें थी, लेकिन इस बार बहुमत अपने बल पे 82 सीटें और एनडीए से जो अलायंस है एजीपी और बीपीएफ 10-10 सीटें, तो यानी कि 102 का आंकड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नसीहत लोगों को लेनी चाहिए कि सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ तो बीपीएफ और एजीपी के एक-एक विधायकों को शपथ दिलाई और भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर तेली सहित जी हाँ, 4 विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें गठबंधन साथियों के एक विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं। साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा ने दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन बड़ा संदेश, असम पूर्वोत्तर का वो बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, यानी पिछले कई सालों तक कांग्रेस सत्ता पे रही है, लेकिन 10 सालों में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता न सिर्फ बढ़ी, लेकिन इस बार के प्रचंड बहुमत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जमीन पे जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया है वो एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, क्योंकि असम की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगती हैं, बेहद अहम रणनीतिक तौर पर भी असम राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे केरलम की। केरलम में मुख्यमंत्री कौन, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ को विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला है, लेकिन चुनावी नतीजे आने के 1 सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर असमंजस बरकरार है। यहां कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्निथैला मुख्यमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम पद पर गतिरोध को तोड़ने के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। इस बीच यूडीएफ के घटक दल आईयूएमएल ने सीएम चयन में देरी पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इस अनिश्चितता के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। उधर खड़गे ने जिन नेताओं को दिल्ली बुलाया है उनमें एमएम हसन, वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के मुरलीधरन के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुन्नूर लोकसभा सीट से सांसद के सुधाकरन शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी से भी चर्चा की जाएगी, जिन्होंने 1986 से 2001 तक केपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इसके बाद खड़गे और राहुल गांधी केरलम के नए सीएम पर अंतिम निर्णय लेंगे। सूत्रों के अनुसार अगले 1-2 दिन में ये तय हो जाएगा कि केरलम का सीएम कौन होगा। तिरुवनंतपुरम से विवेक नारायण हमारे साथ इस खबर पे जुड़ रहे हैं। विवेक, एक साथ हुए चुनाव और हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह से सरकार का गठन, शपथ ग्रहण समारोह, असम में गठबंधन साथी थे एक प्रचंड जीत के साथ, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। केरल में पेच फंस कहाँ रहा है, चेहरे पे या फिर नाम के निर्णय को लेकर भविष्य की राजनीति पर? हाँ बिल्कुल ऋतु जी, 8 दिन बीत चुकी है और केरलम के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस पार्टी में अभी तक कोई फैसला नहीं गया है। तो मुस्लिम लीग ने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को बता दिया है। मुस्लिम लीग सतीशन वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जबकि एआईसीसी नेता वेणुगोपाल के पक्ष में है और सीपीएम और बीजेपी ने कांग्रेस को क्लियरली क्रिटिसाइज किया है। तो वो बोलता है तो कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट को मॉक किया है। रिमेंबर वी मुरलीधरन has spoke to us some time back and he said that the Congress party is mocking the mandate. तो एक क्वेश्चन ये है तो कौन है मुख्यमंत्री? इट्स बीन 8 days और कांग्रेस पार्टी को सीनियर नेतृत्व में हमको बुलाया तो आज रात और कल मॉर्निंग 10 बजे के लेकिन एक मुख्यमंत्री को अनाउंस किया है।
तो इफ इन दैट केस मोस्टली बाय May 14th और 15th स्वेरिंग इन सेरेमनी ट्रिवांड्रम में हो चुका है। तो बस द क्वेश्चन रिमेन्स as who is the chief minister, who will be the chief minister। ये वीडी सतीशन होगा और केसी वेणुगोपाल होगा और रमेश चन्नीतला होगा, और if not three, is there a balancing candidate like K Muralidharan or someone else? Back to you। विवेक, ओमन चांडी जिस समय थे उस समय, उस दौर में ये माना जाता था कि चेन्नीथला और ओमन चांडी के बीच में हमेशा से एक प्रतिद्वंदिता रही है, और अब ओमन चांडी जब अब नहीं है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि चेन्नीथला एक बड़े नेतृत्व के साथ पार्टी को उन्होंने केरल में बना के रखा, संगठित करके रखा। केसी वेणुगोपाल केरल से जरूर है, लेकिन जिस तरह से उन्हें केंद्र की राजनीति में ज्यादा देखा गया है, तो दावेदारी के मामले में कौन ज्यादा आगे है, कौन ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर दिखता है? इस समय में स्टेक होल्डर केसी वेणुगोपाल है, ज्यादा चांसेस ज्यादा केसी वेणुगोपाल के है। तो केसी वेणुगोपाल का प्रॉक्सिमिटी, उसका रिलेशंस इज वेरी क्लोज टू एआईसीसी लीडर्स लाइक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। सो इस कारण में एआईसीसी सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने को चांसेस बहुत ज्यादा है। तो रमेश चन्नीतला एक केरल का लीडर है, तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो केरल का पिछली होम मिनिस्टर है, दो चार 2 टाइम्स वो केरल का केपीसीसी प्रेसिडेंट है, तो एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलता है। तो और एआईसीसी को क्लोजनेस, एआईसीसी लीडरशिप के क्लोजनेस के बताने के लिए वो केसी वेणुगोपाल हैज अ हायर चांस because उसके MLAs out of the 63 कांग्रेस MLAs 57 MLAs केसी वेणुगोपाल को सपोर्ट किया है। तो इस कारण में केसी वेणुगोपाल को चांसेस बहुत ज्यादा है। रितु जी, तो क्या विवेक, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी हैं चेहरे पे मोहर लगने में? बिल्कुल, मुस्लिम लीग हैज आल्सो पुट मोर प्रेशर ऑन द कांग्रेस लीडरशिप। मुस्लिम लीग ने कहा है तो उसका चॉइस वीडी सतीशन है। मुस्लिम लीग ने कहा है तो वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। तो उस द रीजन इज वीडी सतीशन वाज द फेस ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन का मुख्य प्रचारक वीडी सतीशन है। तो उस कारण में मुस्लिम लीग ने बनाया, एआईसीसी को क्लियर संदेश दिया है, तो वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनना चाहती है। और एल्स केरल को पार्टी वर्कर्स को बैकलैश कांग्रेस लीडरशिप ने फेस किया है। तो एंड देयर इज अ फुल चांस दैट इफ वीडी सतीशन इज नॉट मेड द चीफ मिनिस्टर, दैट देयर कुड बी बैकलैश फ्रॉम मुस्लिम लीग। बिल्कुल विवेक, चुनाव के नतीजों को आए हुए 8 दिन हो गया, लेकिन कांग्रेस का कंफ्यूजन केरल के सीएम के चेहरे को लेकर अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात करेंगे पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाल लिया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। एक तरफ पड़ोसी राज्यों के पेशेवर शूटर की संलिप्तता का संदेह होने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस थानों ने निगरानी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं अब इस हत्याकांड में अंतर्राज्यीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। कोलकाता से सौरभ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है, लेकिन 3 लोग जो अभी तक हिरासत में लिए गए हैं उनसे तार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से ये तार जुड़ते दिख रहे हैं। सुरेश, सौरभ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ली है। हत्याकांड में इस्तेमाल की गए कई चीज़ों के एक तरह से अब उस पर निगरानी की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पर क्या अपडेट अभी है? रितु जी, देखिए, ये केस सीबीआई के हाथ में जाने का एक बड़ा कारण है कि इंटरस्टेट लिंक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एक बड़ा लिंक इसमें माना जा रहा है कि इसके पीछे है। और एक गैंग का नाम भी आ रहा है कि शेरू गैंग, ये एक नाम भी आ रहा है कि इसके पीछे हो सकता है।
और इस पूरे मामले में जिस गुत्थी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कोलकाता पुलिस का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम था राज्य पुलिस का, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पता लगाया कि जो गाड़ी यहाँ पर इस हत्याकांड में यूज़ किया गया था वो गाड़ी दरअसल झारखंड से लाया गया था। और यहाँ पे जब बाली टोल प्लाजा, गंगा के ऊपर जो टोल प्लाजा है बाली टोल प्लाजा, उस टोल प्लाजा से जब निकल रही थी ये गाड़ी, तब उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल किया और उसी यूपीआई लिंक के जरिए पुलिस को ये पता चला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चला कि झारखंड से ये गाड़ी लाया गया था और झारखंड का एक बड़ा टीम वहाँ पर मौजूद है। तो झारखंड में जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुँची तो और भी काफ़ी सारी बातें जानने को आई, इंफॉर्मेशन हाथ में लगी और तभी जाके ये जो तीन है, राज सिंह, विकी और एक मॉडियो नाम का जो एक लड़का है, इन तीनों को उन्होंने पकड़ा कि उनका कहना है कि इनमें से राज सिंह शार्प शूटर है और बाकी दोनों का भी इस हत्याकांड से लिंक जुड़ा हुआ है। लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? इस पूरे घटना को जितना ये जो बाहर से गुंडे लाना, कॉन्ट्रैक्ट किलर को लाना, यहाँ तक बंगाल तक उनको लाना, ये पैसा, इतना पैसा दिया कौन? चंद्रनाथ रथ के साथ ऐसा किसकी दुश्मनी थी कि जिन्होंने चंद्रनाथ रथ को हटाने के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया? ये बात इस बात की तय तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चला कि इसको अगर सुलझाना है तो बड़ी मात्रा में इसके जो नेटवर्क है उसका नेटवर्क के जड़ तक पहुंचना चाहिए और तभी पूरे मामले को सीबीआई के हाथों में सौंपने का सिद्धांत लिया गया है। हालांकि कोलकाता के जो टास्क फोर्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे, उनके निगरानी में उनका भी एक बड़ा योगदान रहेगा इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सीबीआई के डीआईजी रैंक के पंकज सिंह के नेतृत्व में दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहार, रांची, इन चारों स्टेटों से सीबीआई के अधिकारी को, ये पूरा टीम को जोड़ा गया है। तो मानो कि कहीं ना कहीं जाके एक पैन इंडिया नेटवर्क है और इसीलिए एक पैन इंडिया जांच टीम भी बनाई गई है। ऋतु जी, सौरभ, ऐसे में ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे, लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, ऐसा क्या था कि इतना बड़ा नेक्सस, इतने राज्यों को एक साथ मिलकर एक अंजाम, इस हत्याकांड को अंजाम देना पड़ा? और जिस तरह से अजय सिंह की संलिप्तता सामने आई है तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भी कुछ लोग उनकी तमाम तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये गुत्थी बड़ी उलझी हुई सी दिखती है अभी। ऋतु जी, सवाल तो जायज़ है। हमने भी इन्वेस्टिगेटर्स जो है यहाँ के, उनके साथ जब बात हो रहा था तब इन्हीं सारी बातों का जिक्र हो रहा था। तो उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आगे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाइवर्स किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है। तो इसीलिए उनका कहना है कि अभी वो सारे गुत्थी सामने ला नहीं रहे हैं और बताना भी नहीं चाहते क्योंकि अलर्ट हो जाएगा। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इन 3 लोगों से पूछताछ जारी है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ अभी तक बताया नहीं है कि, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश भी चल रही है ताकि और भी सारे इंफॉर्मेशंस आए और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, क्या मोटिव है, क्यों चंद्रनाथ रथ इतना अहम हो गए कि उनका हटाना पड़ा। ये जो सारे सवाल है, ये सवाल को लगता है कि उनका कहना है कि इन सारी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब ये पता चलेगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। जी सौरभ, शुभेंदु अधिकारी एक बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री अब हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन ठीक अपने शपथ ग्रहण से पहले एक ये बड़ा एक तरह से इमोशनल लॉस शुभेंदु अधिकारी के लिए भी है क्योंकि एक लंबे समय से चंद्रनाथ रथ उनके साथ मौजूद रहे हैं। जी ऋतु जी, आज वो असम के दौरे में हैं। वो असम गए हैं, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं उनकी जो ओथ सेरेमनी है उसमें शामिल होने के लिए वो असम गए हैं और उनका कहना ये है कि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि जो राज्य पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके ऊपर उनका पूरा भरोसा है, लेकिन आगे चल के एक लिमिटेशंस होता है एक स्टेट पुलिस का। तो इसी तरह जैसे डबल इंजन की सरकार यहाँ पर हुई है वैसे ही पहले तो ऐसा होता नहीं था। स्टेट पुलिस अगर चाहते भी थे तो सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनके हेल्प ले नहीं पाते थे क्योंकि ये ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं ये अघोषित एक आप मान सकती है कि एक आदेश था कि केंद्र के साथ कोई बातचीत नहीं।
तो इसी के चलते, लेकिन अब वो हालात है नहीं, अब वो समस्या मिट गए हैं। अब जब दोनों स्टेट में भी भाजपा का सरकार है, केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, तो कहीं ना कहीं जाके ये भी देखने को मिल रहा है कि कानूनी व्यवस्था के तहत भी ऐसे मेल जोल जो सेंट्रल के साथ स्टेट पुलिस का जो मेल जोल हो रहा है, वो भी इस कड़ी से कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है। तो आप अगर कह सकते हैं कि ये पूरी वारदात बहुत ही दुखद वारदात है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन देखने को बिल्कुल मिल रहा है। सौरभ, बीजेपी की पहली सरकार पश्चिम बंगाल में और सरकार के गठन के बाद ही एक बड़ा मामला ऐसा जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द रह रहे उनके पीए के साथ के हत्या से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें उम्मीद की जाएगी कि सीबीआई जांच में जल्द से जल्द गुनहगारों सामने आए, साथ ही साथ इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है वो सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ अभी तक की जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे नीदरलैंड्स और फिर स्वीडन जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टनसन के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और यूएई प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा का पहला चरण होगा। पीएम मोदी का 15 मई को यूएई दौरा होगा। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी दोनों नेताओं के बीच में। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। बता दें कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है यूएई। यात्रा का दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 15 से 17 मई तक का नीदरलैंड्स का दौरा है। पीएम मोदी की दूसरी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा होगी यही है। नीदरलैंड्स के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, नवाचार पर सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही यात्रा का तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा देश होगा स्वीडन। प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 मई को स्वीडन की यात्रा पर होंगे। पीएम मोदी और स्वीडिश पीएम अल्फ क्रिस्टनसन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। एआई, स्टार्टअप और ग्रीन ट्रांजिशन पर चर्चा संभव है। रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु सहयोग को भी बढ़ावा देने पर दोनों नेता बात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस 5 देशों की यात्रा में चौथा पड़ाव होगा नॉर्वे। पीएम मोदी का 18 से 19 मई को नॉर्वे का दौरा होगा। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। किंग हेराल्ड फिफ्थ और क्वीन सोनिया से करेंगे मुलाकात। नॉर्वे के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री की। भारत नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत होगी। और 5वां पड़ाव इटली है। 19 से 20 मई को पीएम मोदी का इटली का दौरा होगा। इस दौरे में भी भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत होगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री की। 5 देशों की ये यात्रा बेहद अहम है। रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 की समीक्षा करेंगे इटली में प्रधानमंत्री मोदी। और वहीं रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग पर भी इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे में। तो 5 देशों का दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। भारत के अपने विकास के लिहाज से भी भारत इटली व्यापार $16.77 अरब के पार है। भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम दौरा। भारत में इटली का संचयी निवेश $3.66 अरब के पार है। ऐसे में दौरे से भारत यूरोप साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी।
मिशन पार्टनरशिप के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 देशों का दौरा है। केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेल भंडारण और आपूर्ति के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेल भंडारण के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं और अब समय आ गया है जब भारत को अपने तेल भंडारण को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत के पास तेल भंडारण के लिए भूमिगत गुफाएं और अन्य भंडारण स्थल भी हैं। इन सभी सुविधाओं के बावजूद भारत के पास वर्तमान में करीब 76 दिनों का भंडारण मौजूद है, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि ये भंडारण पर्याप्त नहीं है और अब वक्त आ गया है कि भारत अपने भंडारण की क्षमता को और बढ़ाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा के दौरान ये बात सामने आई है कि अब तेल भंडारण को बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। We have been looking traditionally, and maybe that's something we need to correct. We've been looking at holding. In other words, we have what, 24 refineries? If the refineries are full and pipelines are bringing the crude in, I've got many ports. The ports have floating cargoes. Plus, I have these caverns and underground this thing. We have something like 76 days of holding, which is not bad. Ours is again, one-of-a-kind case where, in spite of all these challenges, we have not allowed the price to go up. And yes, the answer to your question is, I think the time has come, and I think everyone in the government I has spoken to shares this view, that we will need to stock up even more. और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। उसके लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। मुक्केबाजी से जुड़ी शानदार खबर के साथ शुरू करते हैं। अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंडर 15 के पुरुष वर्ग में भारत के 6 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। वहीं 7 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई। महिलाओं के अंडर 17 वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं 4 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 17 में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। वहीं दोनों वर्ग के फाइनल 15 मई को खेले जाएंगे। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 11 मैच में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस के खाते में भी 14 अंक हैं, लेकिन कम नेट रन रेट के कारण वे तीसरे स्थान पर हैं। इस मैच की विजेता टीम अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। इस सीजन में ये इन दोनों टीमों की पहली मुलाकात है। आईपीएल 2023 से सनराइजर्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को नहीं हराया है। बात करते हैं कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब के दिए 211 रन के लक्ष्य को दिल्ली की टीम ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही दिल्ली की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। ये धर्मशाला में किसी भी टीम द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। इससे पहले पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए। पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाए। इस सीजन में पंजाब की ये लगातार चौथी हार है। तो खेल की खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।